गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जय हिंद टू ऑल। वेलकम बैक टू माय जजमेंट सीरीज। आज की जो हमारी जजमेंट है वो करंट अफेयर्स में भी रही है। फ्यू इयर्स अगो मी टू मूवमेंट, आपको याद होगा कि बहुत से पॉलिटिकल लीडर्स, एमजे अकबर जिनके खिलाफ अभी भी चल रहा है कोर्ट में केस, मी टू मूवमेंट। ओके, मी टू इज वाज रिलेटेड टू द सेक्सुअल हैरासमेंट। और यहां पर जो आज हम केस अपना डिस्कस करने वाले हैं, विशाखा एंड अदर्स व्हाट इज द स्टेट ऑफ राजस्थान। इनका ओरिजिनल नेम तो कुछ और था, भनवारी देवी, जो अभी तक चल रहा है केस। अभी तक उनको जस्टिस नहीं मिली है, बट इनके इस केस के कारण हमारे पास 2013 में सेक्सुअल हैरासमेंट एट वर्क प्लेस का एक एक्ट आया गया अपॉन द विशाखा गाइडलाइंस, जो अभी तक हर ऑर्गेनाइजेशन में यूज हो रही हैं। डन। इस वाली केस में, इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने एक गाइडलाइंस दी, सेट ऑफ गाइडलाइंस दी फॉर द ऑर्गेनाइजेशन व्हिच हैज टू बी फॉलोड एट वर्क प्लेस, सो दैट वुमेन को सिक्योरिटी प्रोवाइड करी जाए, सो दैट आर्टिकल 21 का एक रियल सेंस में इंप्लीमेंटेशन हो, राइट टू हैव अ डिग्निफाइड लाइफ। हमने मेनका गांधी केस में पढ़ा था कि यू शुड नॉट हैव जस्ट अ राइट टू लाइफ, you should have a right to life with dignity, and right to life includes right to work. Okay, यहां पर आर्टिकल 14 की बात आएगी, इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल जस्टिस टू द लॉ, जो उसका सेकंड प्रोसेस है, इक्वल जस्टिस टू द लॉ। डन। यहां पर आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज जी की बात आएगी, फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, बिकॉज यहां पर वो एक एनजीओ के साथ जुड़े हुए थे। सो दिस इज आवर केस basically deals with the sexual harassment of women at workplace, and after that case, ये पहला केस था जहां पर जुडिशरी ने एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के बीच में वैक्यूम को भरा, उसको एक न्यू डायरेक्शन थी, एंड बीच में इंटरफेयर कर कर आर्टिकल 32 का यहां पे एग्जैक्ट यूज हुआ, रेमेडी लाई गई, एंड वी हैव कम विद द विशाखा गाइडलाइंस व्हिच लेटर ऑन चेंज्ड इनटू द एक्ट व्हिच केम इन 2013. So, Vishaka and others versus the state of Rajasthan, presented by myself. Let me have the introduction. Let me tell you some introduction and background of this case. Okay, Vishaka versus state of Rajasthan is a landmark judgment which dealt with in the issues of sexual harassment at the workplace. Okay, यहाँ पर इनके वर्कप्लेस पे इनके साथ सेक्सुअल हैरासमेंट हुआ बाय हर को-वर्कर्स। इसमें उनके को-वर्कर्स भी कुछ अराउंड 5 बंदे थे जो अपर कास्ट के थे, जो इसमें इन्वॉल्व थे, एंड ट्रायल कोर्ट से उनको एक्विट कर दिया जाता है। एंड फाइनली क्या करती हैं विशाखा, यहां पर भनवारी देवी सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करती हैं अंडर आर्टिकल 32, एंड फाइनली देन सुप्रीम कोर्ट इनके फेवर में एक सेट ऑफ गाइडलाइंस लाते हैं। बट स्टिल आपको मैं बता देता हूं, इनका केस अभी तक चल रहा है। ओके, इट इज वन ऑफ द फर्स्ट इंस्टांसेस where judiciary tried to fill the vacuum left by the legislature and the executive. इन दोनों को वैक्यूम को एक यहां पर फिल करने की कोशिश करी गई है बाय द जुडिशरी। इट वाज द फर्स्ट केस। भनवारी देवी क्या करती थी, वो एक विलेज लेवल पर सोशल वर्कर थी, जैसे प्रेशर ग्रुप्स होते हैं, एंड WDP वुमेन्स डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में वो काम करती थी, जो राजस्थान गवर्नमेंट चलाता था। एंड आपको पता होगा राजस्थान में तब से ही राजपूत पॉपुलेशन बहुत रही है, एंड 1857 में भी एक वन ऑफ द रीजन रहा था अर्ली चाइल्ड मैरिज, जब राजपूत ने कहा था अंग्रेजों को कि ये हमारे पर्सनल मैटर्स में इन्वॉल्व कर रहे हैं, इन्वॉल्वमेंट दिखा रहे हैं। सो सेम यहां पर हुआ, भनवारी देवी ने क्या करा, एक चाइल्ड मैरिज को स्टॉप करने की कोशिश करी इन वन ऑफ द रामकांत गुज्जर। एंड 1992 में जब उन्होंने ये कोशिश करी थी पहले इस चाइल्ड मैरिज को रोकने के लिए, इसका बदला लेने के लिए रामकांत गुजर जी ने अपने 5 बंदों के साथ मिलकर भनवारी देवी जी का रेप करा इन फ्रंट ऑफ हर हस्बैंड। एंड ये उस टाइम करा जब वो वर्क प्लेस पे थी, एंड उनके जो एम्प्लॉयर थे उन्होंने इसमें उनका साथ नहीं दिया। एम्प्लॉयर ने ये कहा कि ये नहीं हो सकता, ये अपर कास्ट के लोग ऐसा काम नहीं कर सकते हैं। एंड फाइनली भनवारी देवी जी ट्रायल कोर्ट में जाती हैं, बट ट्रायल कोर्ट में भी उनको एक्विट कर दिया जाता है। Okay, भनवारी देवी सपोर्टेड बाय फेलो सोशल वर्कर, एंड फाइनली वो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट को खड़काती हैं का दरवाजा अंडर आर्टिकल 32 रेमेडी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर द नेम विशाखा, जो अब तक फेमस हो गया है विशाखा गाइडलाइंस। अब आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे तो आपको सबसे पहले विशाखा की गाइडलाइंस दिखेंगी।
This incident of brutal gang rape of the social worker was considered as a subject of separate criminal action under Indian Penal Code. And यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि इनका आर्टिकल 19(1)(g फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स इनको काम करने नहीं दिया जा रहा है इनके वर्क प्लेस पे, आर्टिकल 14 जस्टिस नहीं दी जा रही है, ये वायलेट हो रही है, इसलिए इनके पास रेमेडी है अंडर आर्टिकल 32 कोर्ट को अप्रोच करने की, बिकॉज इनके फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 19 आर्टिकल 14 वायलेट हो रहे हैं. So the petitioner asked for the enforcement of fundamental right of the working woman under article 14. मैंने आपको बताया यहाँ पर इक्वालिटी से दूर रखा जा रहा है. 19(1)(g जिसमें फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट टू हैव अ डिग्निफाइड लाइफ अंडर आर्टिकल 21 हमने मेनका गांधी के केस में देखा था. राइट टू लाइफ डज नॉट मीन जस्ट अ मेयर एनिमल एग्जिस्टेंस, यू शुड हैव अ लाइफ विद सम डिग्निटी. ओके, ये हमने केस में किया था. Now it mainly deals with the responsibility of the employers जो उसको एम्प्लॉय कर रहे हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में for sexual harassment and to its employee. And यहाँ पर उस टाइम तक लेजिस्लेशन और एग्जीक्यूटिव ने कोई भी कॉन्सेंसस नहीं बनाया, उस टाइम तक कोई भी सेट ऑफ गाइडलाइंस नहीं थी, उस टाइम तक कोई भी ऐसा एक्ट नहीं था. तो फाइनली इस केस में जुडिशरी अपनी इन्वॉल्वमेंट दिखाती है एंड उस वैक्यूम को भरती है. यहाँ पर अब क्या जजमेंट आई गई, बहुत इजीली एंड आराम से इसको देखना. फर्स्ट, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द सेक्सुअल हैरासमेंट दिस इंसिडेंट इट रिजल्ट इन द वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ जेंडर इक्वालिटी. 14 हुआ. 15, डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन द कास्ट, सेक्स, रिलीजन और द डेट ऑफ बर्थ. आर्टिकल 21, राइट टू डिग्निफाइड लाइफ. ये तीनों इनके वायलेट हो रहे हैं. दैट गिव्स हर द पावर टू अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32. फर्स्ट इज दिस. सेकंड, यहां पर उनको कुछ लोग रोक रहे थे कि आप सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं जा सकते हैं. तो यहां पर क्योंकि उनका पुलिस ने साथ नहीं दिया, ट्रायल कोर्ट ने साथ नहीं दिया, यहां पर उन्होंने कहा कि उनका आर्टिकल 19(1)(g फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, कहीं पर भी आप कोई भी प्रोफेशन कर सकते हैं विद सब्जेक्ट टू द सम कंडीशन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, पर यहां पर तो कुछ ऐसा काम नहीं कर रही थी वो. तो यहां पर कहा गया ये वायलेशन ऑटोमेटिकली आर्टिकल 32 की तरफ इनको ले जा सकता है. इन एब्सेंस ऑफ डोमेस्टिक लॉ, जब आपके पास कोई डोमेस्टिक लॉ नहीं है, 2005 में आया, कोर्ट डिपेंडेंट ऑन द इंटरनेशनल कन्वेंशन या नॉर्म्स पे ही डिपेंड है कोर्ट फॉर द इंटरप्रिटेशन ऑफ द गारंटी ऑफ द जेंडर इक्वालिटी एंड टू राइट टू वर्क विद द डिग्निटी. तो कोर्ट इस टाइम पर जब आपके पास ना कोई डोमेस्टिक लॉ है, ना आपके पास अभी कोई वो है, कोई एक्ट है, तो यहां पर कोर्ट जो अपनी जजमेंट है वो खाली इंटरनेशनल कन्वेंशन और नॉर्म्स के बेस पे ही सुना सकता है, विच प्रोवाइड्स जेंडर इक्वालिटी एंड द राइट टू वर्क विद डिग्निटी. एंड फाइनली कोर्ट ने यहां पर क्या कहा कि हम कुछ गाइडलाइंस निकाल रहे हैं, विशाखा गाइडलाइन. सबसे पहले तो यही बताया गया कि सेक्सुअल हैरासमेंट की डेफिनेशन क्या है. डन. The guidelines issued by the Supreme Court widens the meaning and scope of sexual harassment. इसकी डेफिनेशन को वाइड कर दिया गया. आपको पता है इसमें अभी पॉस्को एक्ट भी आया था, जब आपने निर्भया केस देखा होगा 2012 में, उस टाइम पर उसके बाद एक एक्ट आया गया पॉस्को एक्ट. एंड मैं यहाँ आपको एक बात बता देता हूँ कि क्रिमिनल जो भी जजमेंट होगी वो रेट्रोस्पेक्टिव नहीं हो सकती. सपोज आज कुछ क्राइम करा, उसके लिए जेल थी मान लो कि 5 साल, बट संडे को एक नई जजमेंट आती है सेम क्राइम के लिए, यहां पर अब दे दी गई है फांसी. इसको अब रेट्रोस्पेक्टिव नहीं लगा सकते हम कि पिछले जितने भी अभी उसमें जेल में हैं उन सबको फांसी दे दो. ये लगेगी फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट, जिस डेट से ये इशू हो रहा है उस दिन के बाद से ये इंप्लीमेंटेशन इसकी हो जाएगी. ओके. इट डिफाइंस सेक्सुअल हैरासमेंट एज एन अनवांटेड सेक्सुअल डिटर्मिनेशन विच इज डायरेक्टली और इम्प्लाइड इंटेंडेड टू कॉज द फॉलोइंग. अब क्या क्या डेफिनेशन. पहला कहा गया कि फिजिकल कांटेक्ट और एडवांसेस, अगर आप फिजिकल कांटेक्ट या एडवांसेस किसी से मांग रहे हैं, अगर लगता है वुमेन को, अगर वुमेन ने ये कंप्लेन करी है कि मुझे सामने से फिजिकल एडवांसेस मांगे जा रहे हैं, विल बी कंसीडर्ड अंडर सेक्सुअल हैरासमेंट. सेकंड, डिमांड और रिक्वेस्ट फॉर द सेक्सुअल फेवर्स, अगर आप सेक्सुअल फेवर्स मांग रहे हैं, उसके रिक्वेस्ट कर रहे हैं. अभी मीटू वाले में आपने देखा होगा सारी व्हाट्सएप की चैट बाहर आई, तो उसमें यही सब कुछ हुआ. सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स, आप किसी के ऊपर कुछ अनवांटेड रिमार्क दे रहे हैं, सेक्सुअल रिमार्क्स दे रहे हैं, विल बी कंसीडर्ड अंडर सेक्सुअल हैरासमेंट. शोइंग पोर्नोग्राफी, अगर आप पोर्नोग्राफी किसी को पॉर्न दिखा रहे हैं, ये कंसीडर किया जाएगा सेक्सुअल हैरासमेंट. लेटेस्ट अभी केस आप शिल्पा शेट्टी वाला राज कुंद्रा वाला देख ही रहे हैं, उसमें वो पोर्नोग्राफी में फंसे हुए हैं. एनी अदर अनवेलकम कंडक्ट, वेदर इट इज अ फिजिकल वन
वर्बल वन, नॉन वर्बल वन। अगर इन तीनों में से कोई भी है, अनवेलकम कंडक्ट आप कर रहे हैं, विल बी कंसीडर्ड अंडर सेक्सुअल हरासमेंट। अब यहां पर कोर्ट ने कहा प्रोवाइड अ सेफर वर्किंग एनवायरनमेंट। अब जहां पर उनकी नौकरी लग रही है वुमेन की, वहां पर एम्प्लॉयर की ड्यूटी है ये नाउ टू प्रोवाइड अ सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट फॉर ईच एंड एवरी एम्प्लॉय वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन, सो दैट वो सेफली ग्रो कर सके, प्रॉस्पर कर सके। तो आपको ये एम्प्लॉयर की ड्यूटी है कि आपको वहां पर एक सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट डेवलप करना है, ग्रो करना है, सो दैट वहां के एम्प्लॉय आराम से काम कर सके। आपको वो एडिक्वेट स्टेप्स लेने पड़ेंगे इन द इंटरेस्ट ऑफ द वुमेन एम्प्लॉयज, आपको, सो दैट उनके साथ कोई भी एम्प्लॉय आपका सेक्सुअल हैरासमेंट की प्रैक्टिस में ना आए। एंड अगर आपको लगता है कि इफ समबडी इज ट्राइंग टू कम, उसके खिलाफ एक एप्रोप्रिएट डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाए, या फिर आजकल तो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन के पास भी कंप्लेंट कर दी जाती है, बिकॉज विशाखा गाइडलाइंस सेक्सुअल हैरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्कप्लेस 2013 के नाम से आ चुका है। इट इज ड्यूटी ऑफ द एम्प्लॉयर टू फाइल अ कंप्लेंट। अभी कुछ भी हो रहा है, ये गाइडलाइंस कहती है कि एम्प्लॉयर की ये ड्यूटी है कि उसे कंप्लेंट फाइल करनी पड़ेगी अगर उसको लगता है कि उसके एम्प्लॉय के खिलाफ कुछ ऐसा ऑफेंस हुआ है जो क्रिमिनल ऑफेंस है एंड पनिशेबल है आईपीसी के अंदर, इंडियन पिनल कोड के अंदर। तो एम्प्लॉयर को एक एक्शन स्टार्ट करना पड़ेगा एंड इंश्योर करना पड़ेगा कि विटनेसेस आर नॉट फर्दर विक्टिमाइज ना हो वो, एंड एक एज सुन एज पॉसिबल उनको एक कंप्लेंट लिखनी पड़ेगी। नेक्स्ट इज कंप्लेंट रिड्रेसल कमेटी। एक कमेटी बनानी पड़ेगी। It guidelines make it mandatory for the organization to set up a complaint redressal committee in order to ensure that the complaints of the employee are dealt with properly and suitable action is taken. आपको एक कमेटी फॉर्म करनी पड़ेगी अपनी कंपनी के अंदर जो ध्यान रखेगी कि वुमेन के खिलाफ कुछ हो तो नहीं रहा। अगर लग रहा है तो फर्स्ट आप डिसिप्लिनरी एक्शन लीजिए। अगर आपको लगता है कि वो आईपीसी के अंदर क्रिमिनल ऑफेंस है, आप एक्शन लीजिए, आप पुलिस को कंप्लेंट कीजिए। आपको एक सेट ऑफ रूल्स एसओपीस बनाकर रखने पड़ेंगे, सो दैट आपको एक कमेटी वो सभी कंप्लेंट्स को रिड्रेस कर सके, वुमेन को सेफ फील हो, एम्प्लॉय जो यहाँ पर एम्प्लॉयज हैं उनको सेफ फील हो। एम्प्लॉयर टू असिस्ट द एम्प्लॉय इफ शी इज सेक्सुअली हरास्ड। इस केस में आपने देखा होगा भनवारी लाल के केस में यही हुआ कि उनका साथ उनके एम्प्लॉयर ने नहीं दिया एंड इसी कारण वो केस 50 साल के बाद अभी तक चल रहा है। If the employee is sexually harassed or tortured by a third party, like in case of भनवारी देवी, co-workers ने आया यहाँ पर, तो जो एम्प्लॉयर है अगर वही अपने एम्प्लॉय के साथ नहीं खड़ा है, सपोज मेरा बॉस ही मेरे साथ नहीं खड़ा है, तो क्वाइट ऑब्वियस है आपके साथ कोई नहीं खड़ा होगा। एम्प्लॉयर शुड असिस्ट द एम्प्लॉय इन एवरी पॉसिबल मैनर, बट दिस वाज नॉट सीन इन द भनवारी देवी केस वेयर एम्प्लॉयर डिनाइड द रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड उसके बाद उनको इवन ट्रायल कोर्ट ने भी साथ नहीं दिया, एंड देन शी फाइनली अप्रोच्ड द सुप्रीम कोर्ट। The guidelines provide that the employer are required to assist the employees in terms of both preventive actions and support those to these victims. उनको victim के साथ रहना पड़ेगा, ये employer की ड्यूटी बनती है। उसमें ये लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए कि अगर उसके कोई भी वुमेन एम्प्लॉय सेक्सुअली हैरास हो रही है, सेफ फील नहीं कर रही है, तो यहाँ पर उसकी ड्यूटी है कि वो उसके साथ खड़ा हो। ओके, इट इज अ ड्यूटी ऑफ द एम्प्लॉयर टू स्प्रेड अवेयरनेस। अब अंदर कुछ ना कुछ कॉन्फ्रेंस टाइप, कुछ ना कुछ कंडक्ट टाइप आपको करवाते रहना है, जिसमें आपको ये सब बताते रहना है व्हाट अमाउंट टू द सेक्सुअल हैरासमेंट, व्हाट डज नॉट, एंड इफ यू इन्वॉल्व इनटू सेक्सुअल हैरासमेंट इसकी क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। तो ये सब कुछ एम्प्लॉयर को अवेयरनेस फैलानी पड़ेगी, उन्हें वर्कशॉप्स कंडक्ट करने पड़ेंगे, ठीक है, सो दैट फीमेल एम्प्लॉयज को वहां पर सेफ फील हो, एंड इवन जो वहां पर मेल एम्प्लॉय भी हैं उनको अवेयरनेस हो जाए कि अगर उन्होंने ये एक्शन लिया, उन्होंने अगर कुछ ऐसा किया, गलत किया, तो वो फंस सकते हैं। इट इज द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू वाइडन द स्कोप ऑफ दिस गाइडलाइंस, एंड यहाँ पर गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इन गाइडलाइंस को थोड़ा सा वाइडन कर दे एंड वो एक लेजिस्लेशन लेकर आए, कुछ एक्ट लेकर आए। तो फाइनली विशाखा गाइडलाइन पे हमारे पास 2013 में सेक्सुअल हैरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन के नाम से एक्ट बिल आता है, विच फर्दर बिकेम एन एक्ट। यहाँ पर इंश्योर करना पड़ेगा कि प्राइवेट सेक्टर इज ऑल्सो बाउंड बाय दीज गाइडलाइंस। यही नहीं कि सरकारी, प्राइवेट में भी वो गाइडलाइंस लगे, सो दैट हमारी एक वुमेन एम्पावरमेंट तभी बढ़ेगी, वुमेन की प्रॉस्पेरिटी तभी बढ़ेगी, वुमेन की ग्रोथ तभी बढ़ेगी जब वो ऑफिस में सेफ फील महसूस करेगी,
तब उसको लगेगा कि यहाँ पर एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी के लोग हैं, यहाँ पर आप मिलजुल के काम कर सकते हैं। बट अगर उनके साथ कुछ ऐसा सेक्सुअल हैरासमेंट का केस होता है तो क्वाइट ऑब्वियस है, एम्प्लॉयर की तो इमेज टार्निश होगी ही, पूरी कंपनी की इमेज टार्निश होगी यहाँ पर। ओके, सो विशाखा गाइडलाइन के बाद लेजिस्लेशन जो है वो थोड़ा सा जागा एंड फाइनली वो सेक्सुअल हैरासमेंट एट वर्क प्लेस कर 2013 में एक एक्ट लेकर आया जिसमें एग्रीव्ड वुमेन कंसिस्ट ऑफ ऑल द एजेस, एंड उसके अंदर एक गाइडलाइंस ला दी गई, विशाखा गाइडलाइंस को डाल दिया गया। प्लस आपको पता हो कि जब तक आपके ऊपर डेटरेंस क्रिएट नहीं हुई, फॉर एग्जांपल मैं इसका कॉन्टेम्परेरी लेता हूं, जैसे अभी कोविड चल रहा है, तो जब तक सरकार ने ये नहीं कहा कि 1000 रुपए का फाइन लगेगा, ऑल टुक इन अ नॉन सीरियस मैनर कि कुछ कोविड नहीं है, नथिंग इज देयर विद द नेम कोविड। इसी कारण यहां सेक्सुअल हैरासमेंट में भी जेल तो आपको होगी, एंड यहां पर उन्होंने कुछ हेफ्टी फाइन्स भी यहां पर रख दिए हैं, सो दैट एक डेटरेंस क्रिएट हो जाए दिमाग में कि अगर आप ऐसे केस में इन्वॉल्व होते हैं तो आपका पूरा का पूरा फ्यूचर खराब हो सकता है। So Vishaka guidelines have now been superseded by the Sexual Harassment of Women in the Workplace Prevention, Prohibition, Redressal Act 2013. However, the Vishaka guidelines are the most significant set of guidelines which are believed to have helped the development of Act of 2013. But unfortunately, अभी तक विशाखा बनवारी देवी खुद को इनको जस्टिस नहीं मिला है। The case is still going on. ओके, तारीख पे तारीख, सो ये केस अभी तक चल रहा है। बट दिस वाज द लैंडमार्क जजमेंट, जिसके बाद से हमारे पास वर्क प्लेस के लिए एक एक्ट आया गया एंड वुमेन स्टार्टेड फीलिंग सेफ, वुमेन को एक सेफ फीलिंग आने लग गई थी आफ्टर दिस एक्ट। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड एज फार एज द विशाखा गाइडलाइंस और विशाखा केस इज कंसर्न्ड। नेक्स्ट केस हम विनीत नारायण का केस करेंगे, जिसमें सीबीआई सीबीसी ऑल इन्वॉल्वमेंट वर देयर, हवाला ट्रांजैक्शंस वर देयर। ओके, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। जय हिंद।